बच्चों आई होप तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 दिन बाद आपका पेपर है और इसी बीच में FST 20 का हम लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है फिगर गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, एक तरफ सेल्सियस, दूसरी तरफ यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। आपको रिलेशनशिप बताना है तो ये आपको याद होगा कि कौन सा रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो ये होता है हमारा फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है ना। केल्विन टेम्परेचर हम चेंज करना जानते ही हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या करना होगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड में 32 ऐड कर देना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो अगर हमें मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी इक्वल टू होता है N/V इंटू 1000, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ml में। और N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो जाएगा ये, इंटू V हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, V यहाँ पे क्या रहेगा ml में। तो वेट ऑफ सब्सटेंस आपको ध्यान देना है, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में ही होना चाहिए और ग्राम में ही गिवन है तो क्या हो जाएगा 49। मोलर मास होता है हमारे H2SO4 का 98 इंटू V यहाँ पे दिया हुआ है 250 इंटू 1000। ठीक है ना। ये 4 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, यानी जो सोल्यूशन है हमारा वो क्या होगा 2 मोलर का होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। एक येलो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ गिवन है कितना 240 नैनोमीटर। 240 नैनोमीटर। हम क्या करें इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्या हो जाएगा 240 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है कि जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है 1/λ। तो बस हमें कुछ नहीं करना, रिवर्स कर देना है इसको। क्या बन जाएगा 240 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 4.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के लिए एक स्पेक्ट्रम का यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है। मार्क द लाइंस व्हिच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच के लिए बताया हुआ है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। लाइमन N1 1 है, N2 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है। यानी ये हमारे लोअर एनर्जी लेवल के लिए हो जाएगा और ये हमारे हायर एनर्जी लेवल के लिए हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो लाइमन सीरीज होता है ये यूवी में होता है। फिर बामर सीरीज किस में होगा विजिबल में होगा। ठीक है ना। पास्चन किस में होगा IR में होगा। ब्रैकेट किस में होगा IR में होगा। और फुंड किस में होगा फुंड होगा हमारा फार IR में। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फुंड के लिए क्या दिया हुआ है इंफ्रारेड, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था फार IR। ठीक है ना। दूसरा बामर किस सीरीज में मिलेगा यूवी के बाद आता है विजिबल, यूवी के बाद आएगा विजिबल, विजिबल के बाद आएगा IR। ठीक है ना। तो बामर ये हमें कहाँ मिलना चाहिए था, ये हमें मिलना चाहिए था विजिबल में। बाकी अगर हम बात करें ट्रांजिशंस की तो ट्रांजिशंस सही लिखे हुए हैं। क्या लाइमन में क्या होगा हाइयर से कहीं से भी आए कहाँ तक आना है लोअर एनर्जी लेवल N1 तक आना है। बामर में कहाँ तक आएगा 2 तक आएगा
2 से ऊपर कहीं से भी आ रहा होगा, 3 4 5 6 इनफाइनाइट से कहाँ पे आएगा, 2 में आएगा। पास्चन में इनफाइनाइट से कहीं भी आएगा, कहाँ पर आएगा, 3 में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं, पास्चन के बाद में आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारा IR में होता है, ठीक है ना, और वहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा 5 6 से आएगा। तो ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे ब्रैकेट के लिए, ठीक है ना। फुंड के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा 6 7 फ्रॉम इनफाइनाइट। तो यहाँ से भी आप गलती निकाल सकते हो, कुल मिला के आपको इनकरेक्ट ही निकालना था। तो इस तरीके से आपका इनकरेक्ट हो रहा है 4th, ठीक है ना, और दूसरा इनकरेक्ट हो रहा है आपका ये। तो 2 आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं, आंसर हमारा हो गया है यहाँ पर तीसरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे से आप IR रेंज बढ़ते जाओगे वैसे क्या हो जाएगा, IR से फार IR में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा फार IR में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबव प्रिंसिपल कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो ऑर्बिटल्स में, है ना, ऑर्बिटल सबसेल्स में करते हो, तो आप क्या ध्यान देते हो वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, देन आप हायर एनर्जी लेवल में जाओगे। लोअर एनर्जी लेवल जब फिल हो जाएगा देन आप हायर एनर्जी लेवल में जाओगे। यहाँ पे देखो S फिल हो गया है, हम P में पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है, देन हम P में चले गए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होना था, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि हमने इलेक्ट्रॉन P में फिल कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर वायलेट हो जाएगा हमारा अबव प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखते हैं कि मैच द कॉलम विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, पीरियड और ग्रुप को आपको मैच कराना है। तो इसके लिए जो तरीका है ना वो हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना आप इनर्ट गैस लिख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है ना। और आपको पता है इसके पहले ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, P ब्लॉक वाले, ठीक है ना, ये सब क्या है यहाँ पे P ब्लॉक वाले हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को आप ध्यान दो, एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 14। तो एटॉमिक नंबर 14 को क्या करना है, आपको देखना है इनर्ट गैस 18 से कितने पहले आ सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक नंबर 14। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये हमारा हैलोजन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप इसको बोल सकते हो 17, ये हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप नंबर 13 और ये हमारा ग्रुप नंबर 18, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ये एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर 1, 2, 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6। तो थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 14, थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट नंबर 53। तो 53 अगर आप कंपेयर करो तो इस ज़ेनॉन से ठीक पहले 54 है ना ज़ेनॉन, ये 53 यहाँ पे आएगा हमारा एलिमेंट। तो 53 वाला कहाँ पे है, ग्रुप नंबर 17 में है और पीरियड नंबर 5 में है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो पीरियड नंबर से 5 और ग्रुप नंबर 17 में चला गया, क्लियर है ना। अब बात करते हैं 38। अब 38 की बात करें ना तो एक बात बताओ, यहाँ पर है हमारा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, इनर्ट गैस के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर से एल्कली मेटल पे आते हैं, ठीक है ना। तो एल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें जो एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 37 और उसके बाद क्या हो जाएगा
38, यानी इनर्ट गैस के 2 बाद ही हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एल्कली मेटल का होगा। और आपको ये भी पता है कि जब एक ग्रुप यहाँ एंड होता है तो हम फिर से कहाँ से नए पीरियड से स्टार्ट करते हैं, तो पीरियड नंबर 5 हो जाएगा और ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं 78 की। तो 78 की बात अगर हम करें तो आप पीछे होते चले आइए, और जब आप पीछे आएंगे तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 10, सीधी सी बात है, यहीं से पीछे आना है तो ग्रुप नंबर तो हमें दिखाई पड़ रहा है, सॉरी पीरियड नंबर तो दिखाई पड़ रहा है और ग्रुप नंबर 10 मिल जाएगा। तो आपको केवल जस्ट पीछे आना है। आप मैच करवा दो तो ए का फर्स्ट में है ना, ए का फर्स्ट में जा रहा है, कहीं पे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, यही है। फिलहाल हमने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू वैल्यूज ऑफ एंथैल्पीज आर गिवन बिलो, है ना, कुछ एंथैल्पीज दी हुई हैं। व्हाट डू दीज वैल्यूज शो, इन वैल्यूज से आप क्या रिजल्ट निकालते हो, इसका ये मतलब है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव में हैं, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पर आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो और हो क्या रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहे हो, नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो तीन के तीनों मतलब 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ये तीन के तीनों क्या है, सेम फेज में, इसलिए क्या हो गया ये होमोजीनस। जबकि यहाँ पे सॉलिड और गैस हो गया, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड गैस हो गया, यहाँ पे सॉलिड गैस गैस हो गया। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ साल्ट्स दिए हुए हैं और उसका पीएच रेंज दिया गया, ठीक है ना, उसका पीएच रेंज गिवन है। तो इसको देखते हैं हम। सोडियम एसीटेट, अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करें CH3COO, अगर इसका डिसोसिएशन किया जाए तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला CH3COO- और Na+। और चूंकि जब डिसोसिएशन हम करेंगे तो साथ में लेंगे वाटर, वाटर भी डिसोसिएट होगा तो कैटायन जाएगा इस साइड और एनायन जाएगा इस साइड, है ना, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एसिटिक एसिड प्लस NaOH। अगर आप बात करें कि अब कौन ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो अब ज़्यादा डिसोसिएट होगा NaOH। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक। और अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक है, एल्कलाइन है, तो सीधी सी बात है कि पीएच उसका क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड को अगर हम स्प्लिट करें, अमोनियम क्लोराइड को भी अगर हम स्प्लिट करें तो क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है अमोनियम आयन और Cl आयन। और वाटर में अगर ये तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर OH- और H+। तो आप यहाँ पे देखते हो कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। और आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर pH <7 हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से हम NaNO3 को भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, NaNO3 को भी तोड़ेंगे। तो तोड़ लीजिए भाई, तोड़ लीजिए, NaNO3 को तोड़ लीजिए, NaNO3 को तोड़ लीजिए। तोड़ने पर क्या मिला, Na+ और NO3-। और किस में डिसोसिएशन हुआ है, वाटर में। इधर गया OH और इधर गया H+। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा NaOH और HNO3। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा हमें यहाँ पे pH, ठीक है ना। तो अब हम मैच कर सकते हैं अपना आंसर। तो A का हो गया थर्ड, A का हो गया थर्ड, A का हो गया थर्ड, और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा जी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। A का हो गया थर्ड। अगर हम बात करें B का तो आप
कंप्लीट मैच कर सकते हो, बी का हो गया सेकंड। अगर हम बात करें सी का, तो सी का हो गया फिर, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूट्रल की बात हो रही है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा दोनों बी के एसिड है, मतलब सॉरी ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी के एसिड, और ये क्या बनेगा, बी बेस। तो इसका जो पीएच होगा वो नियर अबाउट 7 होगा, बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, बट ऑलमोस्ट न्यूट्रल बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला को रिलेट किया गया है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन में। आपको पता है ना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, सॉरी एटॉमिक मास। तो एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, अब आप देख लो कि कहाँ पर 12 आ रहा है ना, और आपको पता है ना कि जब कार्बन को आप बर्न करते हो तो क्या मिलता है, CO2। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। CO2 का मास कितना हो जाएगा 44। तो वही हम यहाँ पे क्या, एटम का मास डिवाइड बाई उसको बर्न करने से मिला क्या, उसका मास। तो आप यहाँ पे देखो तो इसके बर्न करने से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। यानी ए से क्या बनने वाला है 5, ए से क्या मिलने वाला है 5। तो ये भाई साहब गए, ये भाई साहब गए। अब इसी तरीके से आप देख लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, अगर आप नाइट्रोजन लेते हो तो कितना होता है नाइट्रोजन का 28, ठीक है ना, N2 कितना होता है 28। ये आपको मिल जाएगा बी का 4th, ठीक है ना। तो ये भी भाई साहब गए, ये भी भाई साहब गए। उसके बाद में क्या आता है सल्फर, सल्फर कितना होता है मास उसका 32, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डी का 3rd, डी का 3rd। अब सी का आप देख सकते हो, सी का क्या हो जाएगा, सी का आपको पता है ना, ये हो जाएगा 1st। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला 61 का आंसर क्या हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे आपको ना केवल एक फार्मूला देखना था, कोई एक मैच करवा लो। अब यहाँ पे हमने एक मैच करवाया तो पता चला कि इसमें कई मैचिंग हो रही हैं, तो हम आगे बढ़ गए। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2nd आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें देखना बच्चा कि ई नॉट वैल्यूज फॉर द सेल हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। हाफ सेल रिएक्शन गिवन है, कॉपर +2 कॉपर +1 में जा रहा है, जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.15, और कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। व्हाट विल बी द ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर +1 से कॉपर 0 में। तो एक ही मेटल हो रहा है, जो एक ही मेटल है यहाँ पर जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलते हैं लेटिमर डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए ड्रा करते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर +1 में। इसको बनाने का तरीका यही है कि आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ लिख डालिए। उसके बाद में डेटा नोट कर दीजिए, कॉपर +2 से कॉपर 1, कॉपर +2 से कॉपर 1 की जो ई नॉट की वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे 0.15, ठीक है ना। उसके बाद में कॉपर 2 से कॉपर 0 की वैल्यू, यानी ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, ये हमारा ई नॉट की वैल्यू जो है वो है 0.34 वोल्ट। और आपको बताना क्या है, कॉपर 1 से कॉपर 0 के लिए, यानी आपको बताना है E2 नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मान लिया और इसको मान लिया E3, ठीक है ना। अब हमें पता है ना कि जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने G में कन्वर्ट कर दिया। तो डेल्टा G1 नॉट हो जाएगा -N1 FE1 नॉट, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा G2 नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -N2 FE2 नॉट। ऐसे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू -N3 FE3 नॉट। तो हमें पता है, फिगर से पता चल रहा है कि जो G3 की वैल्यू है वो G1 + G2 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा G3 इक्वल टू क्या, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, ठीक है ना। अब हम वैल्यूज अगर हम प्लेस करेंगे तो माइनस और F क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जब हम डेरिवेशन करते हैं तब देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा N3E3 नॉट इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है E2, इसको इस साइड में हम माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे N2 से। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी N3E3 माइनस N1
E1 नॉट डिवाइड बाई N2। अब आप वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रखिए। E2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N3 की वैल्यू देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना। और E की वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट माइनस N1 की वैल्यू कितना है, तो देखो N1 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है 1, तो 1 हो गया। E की वैल्यू कितना है इसके करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू है 0.15। और N2 अगर आप देखोगे तो 1 से 0 में आया है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतनी वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.15, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये हो जाएगा आपका 0.53 वोल्ट। तो आप अगर आंसर देखो तो आपको कौन सा आंसर मिला है, यहाँ पर आंसर मिल गया आपको 3rd। तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व बाई पासिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl फॉर 30 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो करंट है वो कितना है, ठीक है ना। तो करंट है यहाँ पर हमारा 20 एम्पियर, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम है यहाँ पर हमारे 30 मिनट्स। लेकिन हमें ध्यान ये देना होता है कि जब भी हम टाइम लिखते हैं तो टाइम को सेकंड में यूज़ करते हैं, टाइम को हमें किस में लेना होता है, सेकंड में। तो आपको पता है ना Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू था I इंटू टी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज, कि कितना चार्ज आपने फ्लो कराया है। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, चार्ज, चार्ज आपने कितना फ्लो करा दिया। तो आपने जो चार्ज फ्लो कराया है वो होता है I इंटू टी। आई कितना है 2 एम्पियर है और टाइम यहाँ पे 30 मिनट है। इसको आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 36 कूलम, ठीक है। ये हो गया आपका 3600 कूलम। अब आपको पता है कि अगर आपने 1 फैराडे का करंट पास किया होगा तो 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन रिलीज हुई होगी। तो अगर आपने 1 फैराडे का करंट पास किया है, 1 फैराडे का मतलब है 96500 कूलम का अगर आपने करंट पास किया होगा तो आपको 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन रिलीज हुई मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन का मतलब हो गया 35.5 ग्राम क्लोरीन आपको मिल जाएगा जब आप 96500 कूलम पास करोगे तब। बट आपने पास कितना किया है, आपने केवल और केवल पास किया है 3600 कूलम। तो अब आपको कितना मिलने वाला है, अगर आपने पास किया है केवल 3600 कूलम तो आपको मिलने वाला है 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 96500, और इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप कैलकुलेट करोगे वैसे आपको क्या मिल जाएगा 1.32 ग्राम, ठीक है। 1.32 ग्राम आपको वेट मिल जाएगा आपके क्लोरीन का, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे वॉल्यूम पूछ ले तो आपको क्या करना होगा, मोल कॉन्सेप्ट लगाना होगा और इसको क्या करेंगे हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना वो स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अगर हम उसको रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें यानी निगेटिव कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये कब पॉसिबल है, अगर हम एक्सटर्नल बढ़ा दें, अगर हम ई सेल एक्सटर्नल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल हमारा जो कंसंट्रेशन सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।